आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है जेनेटिक्स। एक तो ये जेनेटिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझने के लिए बहुत कुछ है, तो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। बाकी नोट्स आप लोग फॉलो करो और उसके बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर रेडी होने के बाद। तो शुरू करते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स जो टर्म है वो बेसिकली दोनों टर्म मिलके बनता है। एक है इनहेरिटेंस, दूसरा है वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस ये होता है कि जो पेरेंटल कैरेक्टर है, मतलब माता पिता का जो कैरेक्टर है, जेनेटिकल कैरेक्टर, वो बच्चों में जो ट्रांसफर हो रहा है, ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर हो रहा है, उसी ट्रांसफर को बोलते हैं इनहेरिटेंस। मतलब इनहेरिट करना, अपने माँ बाप से कुछ कैरेक्टर इनहेरिट करना, कैरी करना, तो उस टर्म को बोला जाता है इनहेरिटेंस। क्या लिखा है इस पे? एक्सप्लेन हाउ पेरेंटल कैरेक्टर आर पास्ड ऑन टू प्रोजेनिस, मतलब ऑफस्प्रिंग वट एवर, बच्चों में। एंड दूसरा चीज जो आता है, दूसरा टर्म, वो है वेरिएशन। वेरिएशन मतलब क्या है? डिग्री बाय विच द प्रोजेनिस डिफर फ्रॉम द पेरेंट। अब पेरेंट में कुछ कैरेक्टर आ रहा है, माता पिता दोनों में कुछ कैरेक्टर है, वही जेनेटिक कैरेक्टर जब ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होगा तो एग्जैक्टली ऑफस्प्रिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है माता पिता वाले कैरेक्टर का। तो जितना डिग्री का वैरी करेगा वो चीज, मतलब मेरे फादर का हाइट इतना है, मेरा मदर का हाइट इतना है, मेरा हाइट इतना है, तो जितना वैरी कर रहा है माता पिता के कैरेक्टर से मेरा कैरेक्टर और जेनेटिक कैरेक्टर, तो उसी चीज को कैलकुलेट किया जाता है वेरिएशन से। तो जेनेटिक्स में हम लोग को दो टर्म मिला। एक है इनहेरिटेंस, हाउ द पेरेंट कैरेक्टर पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी, मतलब कैसे माता पिता वाले कैरेक्टर पेरेंट में ट्रांसफर होते, इसे इनहेरिटेंस डिस्क्राइब करते। दूसरा है वेरिएशन, जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ वो माता पिता के जेनेटिक कैरेक्टर से बच्चों के जेनेटिक कैरेक्टर में कितना डिफरेंस क्रिएट कर रहा है या कितना डिफर कर रहा है वो कैरेक्टर, तो उस टर्म को बोला जाता है वेरिएशन। दूसरा जो टर्म है वो है जीन। जीन को बोला जाता है यूनिट ऑफ द इनहेरिटेंस। ओके, क्योंकि जीन में इंफॉर्मेशन रहता है टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर कैरेक्टर। मतलब जीन एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा चीज है जो पेरेंटल कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर कराने के लिए हेल्प करते हैं, तो इसलिए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोला जाता है इसको। देन आता है एक टर्म एलील। एलील का सिंपल डेफिनेशन है मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन, मॉलिक्यूलर फॉर्म। ओके, और हम अगर एलील को थोड़ा समझने की कोशिश करें, जीन हमेशा ना, ऑलमोस्ट हर वक्त ही, मतलब थोड़ा बहुत एक्सेप्शन तो होगा ही, बट जीन पेयर्ड कंडीशन में रहता है। पेयर्ड एलिलिक कंडीशन में रहता है जीन। ये स्टेटमेंट से मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, मान के चलिए एक हाइट के लिए जीन है, ये एक हाइट वाला जीन है। इसमें मैं जो दो एच लिखा है, कैपिटल एच एक स्मॉल एच, ये दोनों इंडिविजुअली एक एक एलील है, ठीक है, मैंने दो एलील मिलके एक जीन बन रहा है और वही जीन कोई एक जेनेटिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन, मल्टीपल मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ द जीन, क्योंकि ये अंदर तक झांकने के बाद ही पता चल रहा है, इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है ना। तो एलील वही है कि कोई भी एक कैरेक्टर जिसको जीन एक्सप्रेस कर रहा है, जेनेटिक कोई कैरेक्टर जीन जिसको एक्सप्रेस कर रहा है, वो मोस्टली दो एलील की कॉम्बिनेशन से मिल रहा है, सिमिलर टाइप ऑफ, ठीक है। हाइट के लिए जैसे ये जीन हमने हाइट के लिए लिया है, तो यहाँ पे दो डिफरेंट एलील मिलके हाइट वाला ये जीन बना रहा है। अच्छा, फर्दर ऑफ द जेनेटिक्स। फादर ऑफ द जेनेटिक्स किसको बोला जाता है? ग्रेगोर जोहार मेंडल को, बस शॉर्ट में मेंडल। इन्होंने अपना साइंटिफिक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट, एक्चुअली एक्सपेरिमेंट किया था, उसकी बेसिस पे कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किए थे। जेनेटिकल डिस्कवरीज हो या फर्दर जो स्टडीज हो जेनेटिक्स का, उसके बाद से ही एक्चुअली लोगों में इंटरेस्ट जगा, साइंटिस्ट में इंटरेस्ट जगा, तो फिर जेनेटिकल बाकी सारे डिस्कवरीज भी होने लगे। तो फादर ऑफ द जेनेटिक्स जो है वो है ग्रेगोर जोहार मेंडल, और उन्होंने पी प्लांट के ऊपर, मतलब मटर के दाना जो होता है ना, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ड्यूरेशन था 1856 टू 1865 तक, ठीक है। अब मेंडल
पी प्लांट जो लिए थे उसका कुछ कैरेक्टर लिए थे, मतलब 7 डिफरेंट टाइप ऑफ द कैरेक्टर, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। 7 कैरेक्टर लिए थे, जैसे कि स्टिम हाइट, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड शेप, पॉड कलर, सीड शेप, सीड कलर। ऐसे 7 कैरेक्टर वाले पी प्लांट को डिफरेंटली उन्होंने क्रॉसिंग करके स्टडी किए थे। तो इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं वो बता देता हूं थोड़ा। जैसे कि ये 7 कैरेक्टर तो आप लोग को याद करना है कि कौन सा 7 कैरेक्टर पे उन्होंने अपना रिसर्च किया था। और पहला वाला जो मैंने लिखा, जैसे कि यहाँ पे टॉल, वाइट, एक्शियल, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, राउंड एंड येलो, ये सब जो कैरेक्टर है वो है डोमिनेंट कैरेक्टर। और दूसरा वाला जो मैंने लिखा वो है रिसेसिव कैरेक्टर। तो पहला वाला जो है टॉल, वाइट, एक्शियल, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, राउंड एंड येलो, ये सब डोमिनेंट कैरेक्टर है। और बाकी दूसरा जो है वो है रिसेसिव कैरेक्टर, जैसे कि डोफ हो गया, वायलेट हो गया, टर्मिनल हो गया, कंस्ट्रिक्टेड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, जैसा लिखा है यहाँ पे, ये सब है रिसेसिव कैरेक्टर। मैं बता रहा हूँ डोमिनेंट और रिसेसिव क्या चीज होता है। बट आप लोगों को जो करना है, जैसे कि 7 कैरेक्टर के ऊपर पी प्लान के डिफरेंट कैरेक्टर के ऊपर इन्होंने स्टडी किया, अपना रिसर्च किया था, स्टडी किया था। ये 7 कैरेक्टर याद करना है, और उस 7 कैरेक्टर में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, रिसेसिव कैरेक्टर कौन सा था, ये कॉम्बिनेशन याद करना है। और इसी से वेरियस टाइप ऑफ द क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो जीन हम लोगों ने जो देखा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल जब अपने रिसर्च चला रहे थे, जब अपना रिसर्च कर रहे थे, तब इन्होंने जीन टर्म नहीं दिया था, इन्होंने दिया था जो टर्म वो है फैक्टर। बाद में ये फैक्टर को दूसरा साइंटिस्ट ने ही जीन बोला था, ठीक है, ये थोड़ा याद करना है। अब आते हैं मेंडल कैसे रिसर्च वगैरह जो किए थे उसका कंक्लूजन क्या ड्रॉ किए थे, जो कि इंपॉर्टेंट है कि मेंडल का लॉ क्या दिया था। उन्होंने एक्चुअली कोई लॉ तो ऐसे नहीं दिया था, क्योंकि ये मैथमेटिकली प्रूवन कुछ नहीं था, इसको हाइपोथेसिस ही मान के चल सकते हैं हम लोग। उन्होंने अपना स्टडी किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन ड्रॉ किया था। तीनों कंक्लूजन ड्रॉ किया था, एक तो लॉ ऑफ द डोमिनेंस, एक लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन, और दूसरा जो है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इन्होंने ये 3 कंक्लूजन ड्रॉ किया था। तो फर्स्ट लॉ, अच्छा, लॉ बताने से पहले मैं एक चीज थोड़ा बता देता हूं। पहले तो ये बता देता हूं व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव। तो मेंडल जैसे स्टडी किए थे जिस हिसाब से, तो यो तो उन्होंने ये कंक्लूजन लेके चल रहे थे, कैरेक्टर 2 तरह का ही होता है कोई भी, जैसे कि स्टिम हाइट लेके चलो अगर आप, तो स्टिम हाइट 2 तरह का ही होगा, टॉल या डॉफ। मतलब अपने रिसर्च के हिसाब से उन्होंने ऐसे ही प्लांट को चूज किया था, जो एक तो लंबा होगा और एक शॉर्ट हाइटेड होगा, ठीक है। तो कोई भी कैरेक्टर जो किसी भी कंडीशन में, मतलब कोई भी कैरेक्टर रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, जीन, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, अलील। तो डोमिनेंट रिसेसिव जनरली एलील के ऊपर ही बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट एलील कौन सा होता है, जो एलील कोई भी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट एलील, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील, उसे हम बोलते हैं रिसेसिव एलील, ठीक है। अब ये मान के चलिए 3 कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग फॉर हाइट। हाइट को हम एच से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल एच जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, स्मॉल एच जो है मतलब डोमिनेंट एलील है, स्मॉल एच जो है वो रिसेसिव एलील है, ठीक है। अब इसकी कॉम्बिनेशन से हम लोग 3 चीज हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि हमने पहले शुरू में क्या बोला था, एक जीन 2 एलील से बनता है। अगर हम 2 डबल एच ले सकते हैं, एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच ले सकते हैं, सॉरी 2 कैपिटल एच ले सकते हैं, एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच ले सकते हैं, और 2 स्मॉल एच ले सकते हैं, ठीक है ना। 2 के कॉम्बिनेशन इससे ज्यादा तो नहीं बन सकता। कैपिटल एच जब होगा, और हम लोगों ने क्या लिखा,
कैपिटल एच जो है वो डोमिनेंट एलील है, स्मॉल एच जो है वो रिसेसिव एलील है। ठीक है, तो कैपिटल एच जब हम ले रहे हैं तब ये क्या हो गया, प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर। ये क्या हो गया, प्योर रिसेसिव कैरेक्टर। इसमें देखो एक कैपिटल है एक स्मॉल एच है, मतलब डोमिनेंट भी है रिसेसिव भी है, तो हम इसको बोलेंगे कि हाइब्रिड कैरेक्टर। अच्छा, डोमिनेंट एलील जो मैंने बोला था वो अपने आप को किसी भी कंडीशन में एक्सप्रेस कर सकते, उसको मैटर नहीं करता दूसरा डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है या रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। बट जो रिसेसिव एलील है वो डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस पे अपने आप की कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इस हिसाब से हम लोग अगर कैपिटल एच जिसको हम डोमिनेंट एलील मान के चल रहे हैं वो अगर टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ये हम लोग ये नोटेशन लेके चलते हैं। ठीक है ना, कैपिटल होगा तो डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल होगा रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और कैपिटल एच अगर वो एलील है जो टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल एल वो शॉर्ट और सेमी टर्म है डोव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ऐसा है तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर जो कि है टॉल, मतलब प्योर टॉल हो गया। प्योर रिसेसिव कैरेक्टर मतलब क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, प्योर शॉर्ट हो गया। हाइब्रिड में क्या है देखो, हाइब्रिड को थोड़ा समझो। हाइब्रिड में क्या है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, इसलिए हम लोग इसको हाइब्रिड कैरेक्टर लिखे है ना। हाइब्रिड में एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, और मैंने क्या बोला, डोमिनेंट एलील वही एलील होगा जो अपने आप को कोई भी कंडीशन में उसके साथ चाहे दूसरा कोई डोमिनेंट हो कोई रिसेसिव हो जो भी हो अपने आप को एक्सप्रेस कर ही लेगा, तो इसलिए वो डोमिनेंट है नाम उसका। रिसेसिव जो है अपने आप को नहीं कर पाएगा। अगर इसमें एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच है, कैपिटल एच जो है वो टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एच जो है वो शॉर्ट या डॉफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो कैपिटल एच की प्रेजेंस में स्मॉल एच अपना कैरेक्टर तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या है ये तो रिसेसिव है। तो हाइब्रिड वाला अगर एलील की कॉम्बिनेशन अगर जीन हम लोग लेते हैं जिसमें एक डोमिनेंट है और दूसरा एक है रिसेसिव, तो उसमें डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होगा। मतलब कैपिटल एच टॉल कैरेक्टर को दिखा रहा है और ये डोमिनेंट एलील है जो कोई भी कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा। स्मॉल एच जो है शॉर्ट या डॉफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिसेसिव एलील है, मतलब ये डोमिनेंट एलील जहां पे प्रेजेंट होगा ये अपने आप को एक्सप्रेस तो कर नहीं पा रहा। तो कैपिटल एच जब रहेगा तब ये प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर और प्योर टॉल, ठीक है, टॉल से बढ़िया यहाँ पे अगर हम लिखे प्योर टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल एच जो है वो प्योर रिसेसिव कैरेक्टर और प्योर शॉर्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है या प्योर डॉफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट दिक्कत यहाँ पे आ रहा है कि हाइब्रिड वाला कैरेक्टर जब आ गया, मतलब एक कैपिटल है एक स्मॉल है, कैपिटल एच जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, बट कब नहीं कर पाता, जब उसके साथ कोई डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, क्योंकि डोमिनेंट एलील अगर इसके साथ प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट अपना कैरेक्टर खुद ही एक्सप्रेस कर लेगा, इसको करने देगा ही नहीं। तो ये भी टॉल ही दिखाएगा, बट कैसा टॉल दिखाएगा, यहाँ पे दो डोमिनेंट थे इसलिए प्योर दिखा रहा था, बट यहाँ पे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है इसलिए ये जो दिखाएगा वो है हाइब्रिड टॉल। आई थिंक मैंने डोमिनेंट और रिसेसिव का जो है वो मैंने समझा दिया। अब आते हैं थोड़ा दूसरे चीज पे। मेंडल ने दो तरह का क्रॉस किया था, एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा था सॉरी दूसरा था डायहाइब्रिड क्रॉस। दो तरह का क्रॉस किया था, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस दूसरा है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसको बोला जाता है, सिंगल जेनेटिक कैरेक्टर लेके जब क्रॉस करेंगे तब हम उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब कोई भी एक कैरेक्टर लेके हम लोग जब क्रॉस कर रहे हैं हम उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस किसको बोलेंगे, जब कोई दो कैरेक्टर लेके हम लोग क्रॉस करेंगे तब हम उसको बोलेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस। देखो यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे बस प्लांट हाइट लेके चल रहे हैं अगर ये क्रॉस में,
तो हम लोग इसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि क्या है, बस एक ही कैरेक्टर है, कैसा, प्लांट का हाइट। यहाँ पे हम लोग अगर देखें, सीड शेप, सीड कलर, दो डिफरेंट सेट ऑफ द कैरेक्टर लिए हैं और उसको कंबाइन करके हम लोग ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तभी इसलिए इसको बोल रहे हैं डायहाइब्रिड क्रॉस, जो कि डुअल जेनेटिक कैरेक्टर मिला के बन रहा, या फिर टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जस्ट सिंगल कैरेक्टर लिए है, प्लांट हाइट, और यहाँ पे डायहाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर लिए, सीड शेप, सीड कलर। तो आई थिंक मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं ये जो चेकर बोर्ड है, इसको चेकर बोर्ड बोला जाता है, ठीक है ना। ये बनाते कैसे, पहले करना क्या है वो देख लेते हैं। पहले पेरेंटल जनरेशन को हम लोगों को लिखना है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे डबल एच, डबल कैपिटल एच मैंने लिखा, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्योर टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। डबल स्मॉल एच लिखा, मतलब ये प्योर डोफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहले मतलब सिस्टमेटिक वे में अगर हम लोग लिखे तो किसके बाद क्या आएगा मैं वो बता रहा हूँ। पहले पेरेंटल जनरेशन लिखेंगे कि किस किस में क्रॉस हो रहा है। अच्छा, ये साइन मेल के लिए होता है, ये साइन फीमेल के लिए होता है। तो पेरेंटल जनरेशन हम लोगों ने पहले लाइन पे लिख लिया। दूसरे लाइन पे क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट क्या बन सकता है। अब देखो, गैमेट के लिए एक चीज याद रखना है, गैमेट एलील जब ब्रेक, जीन जब ब्रेक करेगा, मतलब जीन में ही तो एलील रहता है ना। तो कोई भी एक कैरेक्टर में अगर एलील, कोई भी कैरेक्टर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसमें हमेशा दो तरह का एलील, दो एलील रहता है। अब होमोजाइगस, होमो एलिलिक भी हो सकता है, हेटेरो एलिलिक भी हो सकता है, बट दो एलील मिलके एक जीन बना रहा है, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये तीन कॉम्बिनेशन के हाइट की जीन बन सकता है, ठीक है ना। अब मान के चलो मैं ये दो हटा देता हूं, मैं इसी को लेके चल रहा हूं, मतलब वो हेटेरोजाइगस। अच्छा, होमोजाइगस मतलब दो एलील सेम तरह का है, कैपिटल एच, स्मॉल एच, दोनों एलील सेम ही है ना, एक ही जीन में है, बट ये दोनों एलील सेम तरह का ही है, फंक्शन हो, दिखने में हो, जो भी हो। तो इसलिए इसको बोलते हैं होमो एलिलिक कंडीशन। और अगर ऐसे लिखें तो इसमें एक तो डोमिनेंट एलील आ गया, एक रिसेसिव एलील आ गया, तो इसको हम बोलेंगे हेटेरो एलिलिक कंडीशन, ठीक है ना। तो हम अगर ये एलील मान के चले, गैमेटोजेनेसिस में क्या होगा, हर एक गैमेट मेयोसिस के टाइम पे एक एक करके एलील रिसीव करेगा, मतलब एक कैपिटल एच आएगा, एलील ऐसे सिर्फ दोनों में डिवाइड होके ये एक गैमेट, गैमेट 1 और ये गैमेट 2 बनाएगा ऐसे। मतलब गैमेटोजेनेसिस जिस प्रोसेस है, जिसे हम बोलते हैं गैमेट की फॉर्मेशन वाला प्रोसेस, उसमें एलील सेपरेट करेगा और एक गैमेट को एक एलील मिलेगा। और जीन में क्या था, एक जीन में दो एलील। तो ये सेपरेशन गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर कहाँ होता है, ये मेयोसिस डिवीजन में, सेल डिवीजन में हम लोगों ने देखा था ना, मेयोसिस डिवीजन, उसमें होता है ये। तो एक गैमेट के लिए एक एलील अलॉट होगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या क्या था, लिखने का तरीका क्या था, पहले हम लिखेंगे पेरेंटल जनरेशन क्या है ना, जो कि हमने यहाँ पे लिखा। दूसरा स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग, गैमेटोजेनेसिस लिखेंगे। ये पेरेंटल जनरेशन में जो जो एलील है हम उससे एक एक गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे एक जीन था पेरेंट के लिए जो हाइट, टॉल हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से हम लोगों ने दो एलील ऐसे निकाल लिया, जो एलील एक एक गैमेट को रिसीव होगा, मतलब ये दो एलील लिखो या दो गैमेट लिखो, जो भी है, ये जिन से निकला है। यहाँ पे ये दो एलील या गैमेट जो भी बोलो, ये जिन से लिखा है, ठीक है ना, निकला है। उसके बाद का स्टेप क्या है, अब इन दोनों में क्रॉस कर देंगे। अब क्रॉस भी कैसे करेंगे, ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है। तो ये कैपिटल एच जब इसके साथ कंबाइन करेगा तो बनाएगा क्या, एक कैपिटल एच, एक स्मॉल एच। ये क्या बनाएगा, एक कैपिटल एच, एक स्मॉल एच। ये क्या बनाएगा, एक कैपिटल एच, एक स्मॉल एच। ये क्या बनाएगा, एक कैपिटल एच, एक स्मॉल एच। चारों एक तरह का ही जीन्स बना रहा है, या फिर क्रॉस के बाद एक तरह का ही प्रोडक्ट बना रहा है, नॉट जीन्स, एक तरह का ही प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। इसको हम बोलेंगे F1 जेनरेशन, ठीक है। मेंडल अपना टेस्ट जो था वो यहां तक ही करा था पहले, उसके बाद उसको कुछ एबनॉर्मेलिटीज दिखा, तब जाके F2 जेनरेशन का टेस्ट उन्होंने किया था। बट उनका जो पॉसिबल जो वे था, वे ऑफ वर्क जो था, वो F1 जेनरेशन तक ही उन्होंने सोचा था कि यहां तक ही करना है, इससे रिजल्ट मिल जाएगा, बट उनको डिजर्ट रिजल्ट नहीं मिला था। उसके बाद आगे फिर क्रॉस किए थे उन्होंने।
मैं बस ये लिखने का तरीका बता रहा हूँ। पहले पेरेंटल जनरेशन देन गैमेटोजेनेसिस। पेरेंट में जो लिखेंगे उससे एक एक करके गैमेट निकाल लेंगे, मतलब एलील को सेपरेट करके गैमेट बना देंगे। अब करेंगे F1 जनरेशन। ये जो लिखा है इसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। यहाँ पे चारों सेम तरह का आ रहा है इसलिए मैंने एक ही लिखा। F2 जनरेशन का क्रॉसिंग जब करेंगे, F2 जनरेशन क्या है, अच्छा F1 जनरेशन में क्या लिखा था, पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलिल्स। ओके, एलिल का जो जो कॉम्बिनेशन बना के जो हम बना सकते हैं उसका है F1 जनरेशन। F2 जनरेशन क्रॉसिंग किसे बोलते हैं, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। सेल्फिंग, सेल्फिंग मतलब कैपिटल H यहाँ पे एक निकला है, इसके साथ अगर हम दूसरा कैपिटल ए स्मॉल एच ऐसे के क्रॉस करा देंगे, मतलब सेम टाइप का प्रोडक्ट का अगर क्रॉस करा देंगे तो हम उसको बोलेंगे सेल्फिंग, ठीक है ना। तो F2 जनरेशन का मतलब क्या है, सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में जो प्रोडक्ट मिला उसके साथ सिमिलर प्रोडक्ट का हम लोग क्रॉस करा देंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे इससे कौन सा ऑफस्प्रिंग निकल रहा है या प्रोजेनिस निकल रहा है, उसको स्टडी करेंगे। तो वही है, F1 मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द एलील और F2 मतलब सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये है, बाकी मैं ये लॉ जब पढ़ाऊंगा तब हम उस पर आते हैं। अभी बस मैं ये फाउंडेशन के हिसाब से इतना बता दिया, आप बस याद रखो। अब हम आ रहे हैं मेंडल जो तीनों लॉ दिया था उसमें। तो यहाँ पे मैंने क्या क्या बताया, एक तो मैंने बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि सिंगल जेनेटिक कैरेक्टर का जब क्रॉस करेंगे, सिंगल जेनेटिक कैरेक्टर लेके हम लोग जब रिसर्च या टेस्ट करेंगे तब हम बोलेंगे इसको मोनोहाइब्रिड, और दो कैरेक्टर ले लिया तो डाइहाइब्रिड, तीन ले लिया तो ट्राइहाइब्रिड, ऐसा चलता रहता है, ठीक है ना। तो पहले लिखेंगे पेरेंटल जनरेशन, जिन दोनों में क्रॉस हो रहा है। फिर लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या है, कोई भी एक जो जिन लिया उसका दो एलील को सेपरेटली लिखेंगे और उसको एक एक गैमेट में ट्रांसफर कर देंगे, मतलब एलील गैमेट में ही ट्रांसफर होता है, तब जाके तो ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर आएगा माता पिता का। तो उससे दो सेपरेट एलील निकाल लेंगे, इससे तो सेपरेट एलील निकाल लेंगे, फिर उनको उन गैमेट में वो लोग ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, मतलब गैमेट का सिंथेसाइज। अब आता है F1 जनरेशन का क्रॉसिंग और दूसरा आता है F2 जनरेशन का क्रॉसिंग। F1 जनरेशन क्रॉसिंग में क्या आएगा, यहाँ पे जो जो हम लोगों को गैमेट मिला उसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन तो चारों रहा है बट चारों सेम है, तो मैंने ये लिखा। अब बनाएंगे F2 जनरेशन का क्रॉसिंग, इसका करेंगे सेल्फिंग, मतलब सिमिलर जेनेटिक स्ट्रक्चर और एलिलिक स्ट्रक्चर का दूसरा सेम प्रोडक्ट के साथ जब क्रॉस करा देंगे तब हम बोलेंगे उसको सेल्फिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बस सेल्फिंग किया जाता है F1 जो प्रोडक्ट जो मिल रहा है उसके साथ। ओके, तो हम लोग अब आते हैं मेंडल के लॉ क्या क्या दिया था। तो दो तरह का क्रॉस देखा, एक था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, दूसरा था डायहाइब्रिड क्रॉस। ओके, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस की कंक्लूजन, मेंडल का जो ये लॉ है ना, मैंने बोला ये कि मैथमेटिकल कोई प्रूवन लॉ तो है नहीं, उनको जो लगा था उन्होंने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से उनको जो कंक्लूजन ड्रॉ करना था उन्होंने उसको लॉ फॉर्मेट में दे दिया। तो तीनों स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। पहला जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और इसे हम बोल भी सकते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिवनेस है। तो रिसेसिव और डोमिनेंस तो मैंने पहले ही बता चुका कि हाइट के लिए अगर कैपिटल एच को हम डोमिनेंट मान के चल रहे हैं, स्मॉल एच को रिसेसिव मान के चल रहे हैं, और ये अपने आप टॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शॉर्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया डोमिनेंट एलील, ये हो गया रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील जब प्रेजेंट होगा मतलब कैपिटल एच, तो हमेशा टॉल कैरेक्टर ही शो होगा, कितना भी स्मॉल एच रहे उसके साथ, ठीक है ना। डोमिनेंट एलील अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, रिसेसिव अपने आप को डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस पे एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो इसलिए इसका नाम डोमिनेंट है, इसका नाम रिसेसिव है। और हाइट के हिसाब से कैपिटल एच टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल एच शॉर्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोगों ने ये कॉम्बिनेशन भी बनाया था, जैसे कि अगर ऐसे रहता है कैपिटल एच, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, प्योर टॉल, मतलब एक जिन में दो एलील रहता है, एक भी डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर ही शो होगा। मैं बस अब ये याद रखो। कैप, अच्छा इसको बाद में लिखता है, स्मॉल एच जो है इसमें एक भी डोमिनेंट नहीं है, तो प्योर शॉर्ट हाइट और ड्वार्फ हाइट बोलते हैं इसको। इसमें एक्चुअली में समझ आता है, बाकी इन दोनों में तो ठीक है, बट इसमें समझ आ जाएगा। यहाँ पे एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, ठीक है। मैंने क्या बोला,
कैपिटल एच डोमिनेंट है और ये टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। और डोमिनेंट एलील अगर प्रेजेंट हो, चाहे कितना भी रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हेटेरोएलेलिक कंडीशन में डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, ठीक है ना, और ये टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। भले ही इसके साथ एक रिसेसिव एलील प्रेजेंट हो, बट रिसेसिव एलील क्या होता है, डोमिनेंट के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता, तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। बट प्योर है नहीं है, क्योंकि दोनों होमोजाइगस होमो एलिलिक कंडीशन नहीं है, हेटेरो कंडीशन है, कैपिटल एक स्मॉल है। तो क्या कैसा होगा, हाइब्रिड टॉल। टॉल कैरेक्टर होगा क्योंकि डोमिनेंट एलील एक प्रेजेंट है और डोमिनेंट एलील अपना कैरेक्टर दिखाएगा। कौन सा कैरेक्टर, टॉल वाला कैरेक्टर। बट ये होमो एलिलिक कंडीशन है इसलिए प्योर है, ये हेटेरो एलिलिक कंडीशन है क्योंकि इसके साथ एक रिसेसिव है, एक डोमिनेंट है, इसलिए हाइब्रिड है। बट दोनों ही टॉल है और इसमें कोई भी डोमिनेंट एलील है नहीं, इसलिए ये अपने एक्सप्रेस कर पाया है और इसको हम प्योर शॉर्ट व प्योर डॉप बोलते हैं, ठीक है ना। तो यही बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंट एंड डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस में। एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं क्या है। कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय द फैक्टर ऑन द एलील, एलील ऑकर इन पेयर, जो कि हम बोले हैं कहाँ पे रहता है, जीन में रहता है, जनरली पेयर्ड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। जैसे कि हाइट के लिए एक जीन है, तो ये हाइट वाला जीन हो गया जिसमें दूसरा दो एलील है, कैपिटल है स्मॉल एच, कैपिटल एच डोमिनेंट जो टॉल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल एच रिसेसिव जो शॉर्ट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वही बोला गया है। इन ए डिसिमिलर पेयर, डिसिमिलर मतलब क्या है, हेटेरो कंडीशन, मतलब दोनों जब डिफरेंट टाइप का होगा। ये तो सेम टाइप का हो गया ना, ये दोनों सेम ही टाइप का एलील है, बट ये कंडीशन हो गया हेटेरो कंडीशन, है ना, क्योंकि दो, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है। डिसिमिलर पेयर एलील, वन इज डोमिनेंट एंड अनदर वन इज रिसेसिव। ओके, dominant allele can express its character whereas the recessive allele can't express its character। बस हो गया। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दूसरा कंक्लूजन ये वाला कंप्लीट। अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस का दूसरा कंक्लूजन, मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस पता है ना क्या बोला था ना मैंने, क्या कि सिंगल जेनेटिकल कैरेक्टर के बेसिस पे। तो जब ये टेस्ट ये परफॉर्म किया था ये एक्सपेरिमेंट, तब इनसे उन्होंने दो चीज का डिफाइन किया था, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये सब है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का आउटकम मेंडल। अब दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसमें क्या बोला जाता है देखो, अच्छा मैं यहाँ पे बना है याद दिखा रहा हूं। पेरेंटल जनरेशन हमने लिखा एक ही कैरेक्टर लेके, जैसे कि प्योर टॉल कैपिटल एच, प्योर डॉग स्मॉल एच। तो इसका हम जब गैमेटोजेनेसिस करेंगे तो हम लोगों को ये चार टाइप का गैमेट मिला है और F1 जनरेशन में उसका पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कैपिटल एच स्मॉल एच, है ना। अब इसका हम सेल्फिंग कर देंगे कैपिटल एच स्मॉल एच, मतलब सिमिलर टाइप का दो प्रोडक्ट का क्रॉस कर देंगे। तो इसका जो आउटकम आएगा, आउटकम बनाने से पहले मैं थोड़ा ये बना देता हूं यहाँ पे, कैपिटल एच स्मॉल एच, कैपिटल एच स्मॉल एच। अब पहले ये देख लो, चेकर बोर्ड में बनाना बाद में सिखा रहा हूं। इसके साथ ये कंबाइन जब करेगा तब क्या आएगा, कैपिटल एच। जब ये इसके साथ ये कंबाइन करेगा तब क्या आएगा, कैपिटल एच स्मॉल एच। इसके साथ ये कंबाइन करेगा तब क्या आएगा, कैपिटल एच स्मॉल एच। और जब इसके साथ ये कंबाइन करेगा तब क्या आएगा, स्मॉल एच। ये चार प्रोडक्ट मिला हम लोगों को, है ना। इसकी क्रॉसिंग से F1 जनरेशन में हम लोगों को जो मिला था उसका क्रॉसिंग या फिर सिमिलर टाइप है, इसलिए हम बोलेंगे सिमिलर एलिलिक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि सेल्फिंग से, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट मिला हम लोगों को, ये चार प्रोडक्ट मिला। अब इस चार प्रोडक्ट को हम लोग अगर नोटिस करेंगे तो एक चीज कॉमन देखेंगे इनको, ये तीन टॉल है, ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है। हाइब्रिड टॉल आई थिंक सबको समझ आ गया। प्योर टॉल मतलब दो ही डोमिनेंट प्रेजेंट है क्योंकि टॉल डोमिनेंट कैरेक्टर को दिखा रहा है। हाइब्रिड टॉल मतलब एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, बट यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर जब प्रेजेंट है इसलिए ये अपने कैरेक्टर ही शो करेगा, तो इसलिए ये प्योर टॉल है, ये हाइब्रिड टॉल है। बाकी इसमें दोनों ही रिसेसिव एलील है, इसलिए ये प्योर डॉफ कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग अगर जब देखेंगे तब ये मतलब ऑब्जर्व करेंगे, ये तीनों टॉल कैरेक्टर है, ये एक है जो कि शॉर्ट कैरेक्टर है।
तो हम लोग को दो ऑप्शन कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक टॉल है एक शॉर्ट है। यहाँ पे कुछ मीडियम साइज का दिख रहा है? मीडियम नहीं दिख रहा है। अब टॉल वेराइटीज टाइप ऑफ हो सकता है कि प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल ऐसा हो सकता है, या फिर शॉर्ट भी। शॉर्ट तो एक ही होगा। तो यहाँ पे कोई बीच वाला नहीं दिख रहा, मतलब मीडियम हाइट का, है ना। इससे मेंडल का एक ऑब्जर्वेशन जो था उसमें क्या बोला जाता है कि पेरेंटल जो पेयर है वो तो गैमेट फॉर्मेशन करेगा। गैमेट फॉर्मेशन करके जो F1 जो प्रोडक्ट हम लोगों को मिल रहा है उसका अगर सेल्फिंग कराते हैं हम लोग, तो उसमें वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा जो कि पेरेंटल कैरेक्टर था, जैसे कि टॉल, डॉफ, है ना। पेरेंटल कैरेक्टर टॉल और डॉफ था, प्योर हटा दो अभी के लिए, टॉल और डॉफ था। मीडियम हाइट का यहाँ पे नहीं मिला, मतलब इसका क्रॉस के बाद भी कोई बीच वाला कैरेक्टर नहीं मिलेगा जो पेरेंटल में था नहीं। ये था उसका सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ जनरली जो स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पे क्या है, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एलील सेग्रीगेट्स। ओके, यहाँ पे एलील जो था वो सेग्रीगेट करके गैमेट का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे एक जीन है, एक जीन है, और एक एक दो जीन है, और दो जीन में चार डिफरेंट टाइप ऑफ एलील है। चार डिफरेंट एलील अपने आप से सेपरेट होने के बाद चार डिफरेंट गैमेट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो वही बोला गया है यहाँ पे, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस एलील सेग्रीगेट्स, एलील डोंट शो एनी ब्लेंडिंग। इस लाइन का मतलब क्या है, एलील डोंट शो एनी ब्लेंडिंग, मतलब एलील सेपरेट हो रहा है, फर्दर कंबाइन कर रहा है, बट अल्टीमेटली क्रॉसिंग के लास्ट स्टेज में जाके ये वही कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पा रहा है या तो कर रहा है जो कि पेरेंटल कैरेक्टर है, मतलब टॉल डॉफ। टॉल डॉफ मीडियम वाला हाइट का प्लांट यहाँ पे मिला ही नहीं, तो मतलब एलिल अपने आप में कंबाइन करके ऐसा कोई कैरेक्टर, दूसरा अनोखा कैरेक्टर कोई प्रोड्यूस नहीं कर दे रहा है जो कि पेरेंटल कैरेक्टर है ही नहीं। तो ये वही बोला गया है यहाँ पे कि एलिल डोंट शो एनी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब अपने आप की कॉम्बिनेशन में, मतलब कैपिटल एच और स्मॉल एच, कैपिटल एच और स्मॉल एच अपने आप में कंबाइन करके टॉल बनाएगा या शॉर्ट हाइट ही बनाएगा। मीडियम हाइट का अपने आप में कंबाइन करके नहीं बनाएगा, मतलब ब्लेंडिंग नहीं दिखा रहा है, अपना कैरेक्टर को रिटेन कर पा रहा है, ठीक है ना। बोथ द कैरेक्टर आर रिकवर्ड इन F2 जनरेशन। वही बोला कि पेरेंटल कैरेक्टर टॉल और डॉफ का था, तो F2 जनरेशन में हम लोगों को क्या मिला यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी, F2 जनरेशन में हम लोगों को वही मिला, टॉल डॉफ है। तो ये था मेंडल का सेकेंड लॉ। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा चेकर बोर्ड कैसे बनाया जाता है। देखो, ये जो प्रोडक्ट है हम क्या कर रहे हैं, अल्टीमेटली F2 जनरेशन में इसी का सेल्फिंग कर रहे हैं, मतलब ऐसा दो चीजों का क्रॉस कर रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख देंगे हम लोग चेकर बोर्ड बनाते टाइम, दो बार, हाँ, एक बार ऐसे लिखेंगे, एक बार ऐसे लिखेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ इसका, मल्टीप्लाई नहीं एक्चुअली कॉम्बिनेशन, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, सिमिलरली इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। तो ये जब दो कंबाइन करेगा दो कैपिटल एच मिलेगा, इसके साथ ये कंबाइन करेगा एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच मिलेगा, इसके साथ ये कंबाइन करेगा एक कैपिटल एक स्मॉल मिलेगा, इसके साथ ये कंबाइन करेगा तो दो स्मॉल मिलेगा, ठीक है। अब दो रेशियो आता है, एक होता है फेनोटाइपिक रेशियो और एक होता है जेनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो वही है मॉर्फोलॉजिकली जिसको हम बाहर से देख सकते हैं, मतलब एक प्लांट टॉल है या शॉर्ट है, ये हम बाहर से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो वही रेशियो जो है उसे हम बोलते हैं फेनोटाइपिक रेशियो। क्योंकि हम लोग अगर नोटिस करें, ये प्योर टॉल था, ये दोनों हाइब्रिड टॉल था, बट कैसा था, टॉल ही तो था ना, प्योर हो या हाइब्रिड हो टॉल तो टॉल ही है। तो टॉल वाला एक कैरेक्टर लिखेंगे, और ये कैसा था, डॉफ हो तो शॉर्ट हाइटेड, तो डॉफ वाला एक कैरेक्टर लिखेंगे। टॉल कितना मिला, एक दो तीन, तो तीन। डॉफ कितना है, एक, तो 3:1 रेशियो, कैसा, टॉल एंड डॉफ। तो फेनोटाइप बाहर से जो दिख रहा है हम लोगों को, या तो हाइट टॉल या तो हाइट शॉर्ट, ठीक है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है, आउटकम है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ मीडियम हाइट का प्लांट नहीं मिलता, ये एक्सपेरिमेंट से यही मिला है, ठीक है ना। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जीनोटाइपिक रेशियो मतलब हम लोग अंदर तक झांक के देखेंगे, टॉल है तो कैसा है, यहाँ पे कैसा है, प्योर टॉल है, ये दोनों कैसा है, हाइब्रिड टॉल है, और ये कैसा है, डॉफ है। तो वही लिखा है, प्योर टॉल, हाइब्रिड टॉल और डॉफ, 1:2:1, प्योर टॉल 1, हाइब्रिड टॉल 2, डॉफ 1, 1:2:1 ये जेनेटिक।
तो ये रेशियो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फेनोटाइपिक रेशियो बताओ या फिर जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, डायरेक्ट ऑप्शन में रहेगा, ठीक है ना। तो आई थिंक चेकर बोर्ड बनाना आप लोग सीख लिए। ये जो F1 जनरेशन जो आएगा उसको हम ऐसे लिख देंगे। लिखने के बाद एक बार इसके साथ कंबाइन करेंगे, एक बार इसके साथ कंबाइन करेंगे, एक बार इसका इसके साथ कंबाइन करेंगे, एक बार इसके साथ कंबाइन करेंगे, जो ये बॉक्स में मिलेगा उसी का ही फेनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऐसे होता है। अब हम आते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस पे। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या बोला था, डुअल जेनेटिक कैरेक्टर लेके हम लोग टेस्ट करेंगे। यहाँ पे क्या सिंगल जेनेटिक कैरेक्टर था जो कि प्लांट हाइट लिए थे हम लोगों ने, और इसमें क्या डुअल जेनेटिक कैरेक्टर लेके करेंगे। तो दो कैरेक्टर कौन सा ले रहा हूं, सीड का शेप और सीड का कलर। सीड का शेप में राउंड सीड अगर होगा तो वो डोमिनेंट है, रिंकल सीड होगा तो फिर वो रिसेसिव कैरेक्टर है। सिमिलरली सीड कलर में येलो अगर सीड होगा, सीड का कलर, तो फिर वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ग्रीन होगा तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है, ठीक है। पेरेंटल जनरेशन क्या ले रहा हूं, राउंड एंड येलो दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर मिला के कैरेक्टर बना रहा हूं, क्योंकि डोमिनेंट राउंड है और येलो है। तो राउंड कैसे रिप्रेजेंट होता है, कैपिटल आर कैपिटल से। येलो कैसे होता है, कैपिटल वाई से, तो मतलब आर आर वाई वाई। रिंकल्ड कैसा होगा, रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये दो रिसेसिव कैरेक्टर हम लोगों ने ले लिए, स्मॉल आर स्मॉल वाई, है ना, हो गया। अब सिमिलर पैटर्न ही फॉलो होगा यहाँ पे। गैमेटोजेनेसिस में क्या करेगा, यहाँ पे दो आर है सिमिलर पैटर्न का, तो एक आर बाहर आएगा, एक दो कैपिटल वाई है, एक वाई बाहर आएगा, तो दोनों मिला के दोनों गैमेट बना लेगा, कॉम्बाइन करके गैमेट बना लेगा, है ना। क्योंकि देखो ना यहाँ पे कॉम्बिनेशन एक ही हो सकता है, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ कंबाइन करेगा या फिर इसके साथ कंबाइन करे, या तो ये इसके साथ कंबाइन करे या इसके साथ कंबाइन करे, प्रोडक्ट तो वही आएगा ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो वो हमने लिख लिया यहाँ पे ये इसके साथ करे या इसके साथ करे, ये इसके साथ करे या इसके साथ करे, जो भी है आउटकम तो यही आना है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे लिख लिया, जैसे कि लास्ट वाले क्रॉस से जैसे किए थे प्रोसीड वही करना है यहाँ पे। अब आता है F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में इन दोनों को मिला देंगे, मिला देके कॉम्बिनेशन बना लेंगे, क्या क्या हो सकता है ना। तो हाइब्रिड राउंड येलो सीड, क्योंकि राउंड येलो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये जहां पे रहेगा राउंड येलो कलर ही दिखाएगा, रिंकल्ड ग्रीन को एक्सप्रेस ही करने नहीं देगा, है ना, क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है। तो हाइब्रिड राउंड येलो सीड वाला मिल गया हम लोगों को। मतलब क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है यहाँ पे, ये आर वाई और ये आर वाई, है ना। तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक प्रोडक्ट मिला। अब F2 जनरेशन में क्या करना है, F1 जनरेशन में जो जो मिलता है हम लोगों को उसी का ही सेल्फिंग करा देते हैं हम लोग, है ना। सेल्फिंग मतलब सिमिलर प्रोडक्ट के साथ उसका क्रॉस करा देते हैं। तो ये मिला था हम लोगों को, अब सिमिलर प्रोडक्ट के साथ हम लोग इसका क्रॉस कराएंगे। आप देखो लिखना कैसे है, ये वाला चेकर बोर्ड बनाते टाइम लिखना कैसे है। ये कैपिटल आर एक बार कैपिटल वाई के साथ कंबाइन करेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ये कैपिटल आर एक बार ये स्मॉल वाई के साथ कंबाइन करेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। ये स्मॉल आर एक बार कैपिटल वाई के साथ कंबाइन करेगा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ कंबाइन करेगा, जो यहाँ पे लिखा है। अब हम लोग कैसे लिख रहे थे मोनोहाइब्रिड में, एक बार ऐसे लिख रहे थे, एक बार ऐसे लिख रहे थे। तो सिमिलर चीज जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है, ये कॉम्बिनेशन से, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो चार प्रोडक्ट मिला है। इसी को एक बार यहाँ पे लिखेंगे, एक बार ये इधर लिखेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, सिमिलरली उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे ये, थर्ड लाइन पे ये, ऐसे ऐसे हम चार बनाएंगे, यहाँ पे 16 कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसका जीनोटाइपिक रेशियो तो काफी बड़ा हो जाता है, आप लोग को फेनोटाइपिक रेशियो याद करना है 3:1:3:1, सॉरी 9:3:3:1, 9:3:3:1, ये रेशियो याद करना है, ये डायरेक्ट एग्जाम पे आ सकता है। जीनोटाइपिक रेशियो बहुत बड़ा है, याद करने की जरूरत नहीं है, फेनोटाइपिक रेशियो बस याद कर लेना है। तो ये था डायहाइब्रिड क्रॉस वाला चेकर बोर्ड, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग लॉ पे। इसके अगेंस्ट में जो लॉ आया था, मेंडल ने जो स्टेटमेंट दिया था डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए, वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे नोटिस करें, दो कैरेक्टर लिए थे, एक सीड शेप, दूसरा है सीड कलर। सीड शेप में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, राउंड, और सीड कलर में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन सा था, येलो, ओके। तो राउंड और येलो दो डोमिनेंट कैरेक्टर हो गया, जो कि एक ही साथ प्रेजेंट थे।
मतलब सीट शेप राउंड एक जीन कंट्रोल कर रहा है, जीन 1 मान के चल रहे हैं इसको। सीड कलर जो कि येलो है, ये दूसरा जीन कंट्रोल कर रहा है इसको, जीन 2 मान के चल रहे हैं। अब ये कॉम्बिनेशन अगर देखो, इसमें दो कैरेक्टर ही प्रेजेंट है, मतलब दो जीन का एलील ही प्रेजेंट है। एक तो राउंड वाला, राउंड शेप देने वाला जीन का एलील भी प्रेजेंट है, येलो कलर देने वाला जीन का एलील भी प्रेजेंट है इसमें। बट इसमें क्या होता है, यहां पे जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, आराम से देखो, यहां से आर भी निकल रहा है, एक वाई भी निकल रहा है जो कि आर वाई बना रहा है। यहां से भी वही हो रहा है, एक स्मॉल आर आ रहा है, स्मॉल आर आ रहा है, एक स्मॉल वाई आ रहा है। मतलब मैं बोलना ये चाह रहा हूं, दो डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, बट जब गैमेटोजेनेसिस होगा किसमें, डायब्रिड क्रॉस में, तब दो डोमिनेंट कैरेक्टर एक दूसरे की एक्सप्रेशन में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। मतलब ये जो जब सेपरेट हो रहा है, राउंड वाला सेपरेट होकर जब कैपिटल आर एक एलील और गैमेट बना रहा है कैपिटल आर कॉम्बिनेशन का, और यहाँ पे योलो कॉम्बिनेशन का वाई जब गैमेट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, जब सेपरेट हो रहा है, तभी ऐसा नहीं बोलेगा कि भाई मैं तो डोमिनेंट हूँ राउंड और योलो डोमिनेंट, भले ही तुम डोमिनेंट हो बट तुमको हम एक्सप्रेस ही करने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होता। इंडिपेंडेंटली होता है, मतलब इसका इस पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, इसका इस पे कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखते क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन टू जीन separates independently of one another or segregation of one pair of the allele or factor is independent of another pair when the dihybrid is crossed। क्या बोला गया है इसमें, segregation of one pair of the allele or factor is independent of another pair in dihybrid cross। ओके, तो डायब्रिड क्रॉस में सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ द एलील इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं होता तो या तो कैपिटल आर रिप्रेजेंट होता या कैपिटल वाई रिप्रेजेंट होता, दोनों एक साथ तो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों ही आया है, मतलब ये वाला एलिलिक पेयर और ये वाला एलिलिक पेयर एक दूसरे को इंटरफेयर ही नहीं कर रहा है जब ये सेपरेट हो रहा है ना। तो यही बोला जाता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो मेंडल का तीनों लॉ हम लोगों ने यहां तक तो समझ लिया। अच्छा, अब इसमें एक चीज जानना है हम लोगों को कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो लॉ दिया था जो कि मोनोहाइब्रिड, अच्छा यहां से ना एक चीज मैं बता देता हूं, नहीं तो बाद में शायद मिस ना हो जाए। ये जो लॉ है मेंडल फर्स्ट लॉ और मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसका दो आउटकम आया था, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये आप लोगों को याद करना है कि कौन सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन था, कौन सा डायहाइब्रिड क्रॉस का। तो मोनोहाइब्रिड का दो कंक्लूजन था, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। और डायहाइब्रिड क्रॉस जो था उसका एक कंक्लूजन था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। तो ये दो आप लोगों को याद रखना है कि कौन सा मोनोहाइब्रिड से कंक्लूजन निकला था, कौन सा डायहाइब्रिड से कंक्लूजन निकला था। अच्छा, अब जो बताना चाह रहा हूं मैं कि कौन सा लॉ यूनिवर्सल है, कौन सा यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल मतलब जिसमें एक्सेप्शन नहीं मिलता, और यूनिवर्सल नहीं है मतलब जिसमें एक्सेप्शन मिल जाता है। लॉ ऑफ द डोमिनेंस जो है ये नॉन यूनिवर्सल है, नॉन यूनिवर्सल है, मतलब इसका एक्सेप्शन मिल जाता है। एक तो एक्सेप्शन मिलेगा ही, और दूसरा आप ये मान के चलो टॉल और डॉफ व शॉर्ट, हम लोगों को बस क्या ये दो ही शेप का प्लांट मिलता है, हम लोगों को तो मीडियम हाइट का भी मिलता है ना। बट मेंडल जो कॉम्बिनेशन लेके चल रहे थे इसमें मीडियम हाइट कैसे मिलेगा, या तो प्योर टॉल मिलेगा या फिर हाइब्रिड टॉल मिलेगा या फिर कंप्लीटली शॉर्ट मिलेगा, इसमें मीडियम का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। ये जो पी प्लांट पे ये टेस्ट कर रहे थे ना, उस पे तो ये फिक्स हो जा रहा था, इसलिए इन्होंने ये लॉ दे दिया था, बट ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। बट ये लॉ ऑफ द सेग्रीगेशन जो है ये यूनिवर्सल है, इसका एक्सेप्शन नहीं मिलता। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये जो है ये भी नॉन यूनिवर्सल है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो है डेविएशन ऑफ मेंडल फर्स्ट लॉ, मतलब एक्सेप्शनल जो है, एक्सेप्शंस जो है मेंडल का फर्स्ट लॉ। उसमें तीन चीज हमको पढ़ना है, एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है को डोमिनेंस और तीसरा मल्टीपल एलिल।
तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं पहले। तो प्रोपोज्ड बाय कार्ल कोरेंस इन 1903, ठीक है। किसमें दिखता है ये? मिराबिलिस जलापा और द 4 o'clock प्लांट। इसको हम लोग टाइम क्लॉक, टाइम प्लांट से नाम से भी जानते हैं। पिंकिश टाइप का एक फ्लावर होता है इसमें। दूसरा मिलता है स्नैपड्रैगन और द डॉग फ्लावर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसको। हम लोग ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था उसमें क्या मिला था हम लोगों को? प्योरोटॉल पियरडॉफ जो था उसकी क्रॉसिंग से हम लोग को एक टॉल मिला था प्लांट जो है हाइब्रिड टॉल, हाइब्रिड टॉल, ओके। और इन सब का जब क्रॉसिंग कराया गया तब हम लोगों को टॉल एंड डॉफ ये दोनों कैरेक्टर मिला, जिसमें प्योरटॉल हाइब्रिड टॉल दोनों मिला के टॉल मिला था और डॉफ मिला था। तो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था कि पेरेंटल कैरेक्टर जो था टॉल या डॉफ वही हम लोगों को ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलता है। स्पेशली क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम लोग F1 जनरेशन पे ही डिस्कस करेंगे, F2 तक नहीं जाएंगे। तो F1 जनरेशन में जो था ये टॉल ही था। तो F1 जनरेशन में पेरेंटल कैरेक्टर दिखता है नॉर्मल केसेस में अकॉर्डिंग टू मेंडल फर्स्ट लॉ, ठीक है। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस में केस में क्या हो जाता है, यहाँ पे एनोमली क्या है? अगर मान के चलिए ये फ्लावर है जो मिराबिलिस जलापा और दूसरा स्नैपड्रैगन ऑफ द डॉग फ्लावर जो है, इनमें दो तरह का फ्लावर्स होते हैं। एक होता है रेड और दूसरा होता है व्हाइट। यह है पेरेंटल जनरेशन। देन इसका गैमेट्स बनाएगा, गैमेट बनाएगा, यहां से आर आया, यहां से डब्ल्यू आया। फिर F1 जनरेशन में जब इनका क्रॉसिंग होगा तब क्या होगा? F1 जनरेशन में हमको मिलना चाहिए था ये, और अकॉर्डिंग टू द डोमिनेंस, मतलब ये रेड कलर डोमिनेंस, डोमिनेंट अलील है और डोमिनेंट कैरेक्टर है और ये रिसेसिव कैरेक्टर है। हम लोग को मिलना क्या चाहिए था? ये रेड कलर का मिलना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि आर डोमिनेंट अलील है। बट यहाँ पे होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में एक्सेप्शन होता है। ये रेड कलर का ना होते हुए ये हो जाता है पिंक कलर का। तो क्या देखा? पेरेंटल कैरेक्टर जो कि रेड और व्हाइट था जिसमें डोमिनेंट था रेड। तो F1 जनरेशन में रेड ही मिलना चाहिए था हम लोगों को, यहाँ पे रेड नहीं मिलता, रेड और व्हाइट मिलके यहाँ पे पिंक मिलता है ना। तो ये है एक्सेप्शन है और इसी को बोला जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। F2 जनरेशन में फिर से रेड एंड व्हाइट ही आ जाता है F2 में, मतलब इनका जब सेल्फिंग कराया जाता है, मतलब आर डब्ल्यू के साथ क्रॉस अगर करा हुआ आर डब्ल्यू का, तब ये रेड और व्हाइट में ही देता है। रेड का डिफरेंट शेड आता है बट रेड और व्हाइट में ही रहता है। बट F1 जनरेशन में ये पिंक आ जाता है। यहाँ पे मैं ना थोड़ा नोट डाउन कर देता हूँ कौन सी जनरेशन में। ये F1 जनरेशन में होता है ऐसा, ठीक है। तो इसको इसलिए ये एक एक्सेप्शनल केस है, इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कार्ल कोरेंस ने इसको डिस्कवर किया था। तो अब क्या रहा, 1903 में इसको डिस्कवर किया गया था। F2 जनरेशन में फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक रेशियो थोड़ा याद रखना है, ये होता है 1:2:1, ठीक है ना। बाकी मोनोहाइब्रिड, ये तो एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। क्यों मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया? क्योंकि ये डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ, फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ का डेविएशन है, इसलिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया। मोनोहाइब्रिड में फेनोटाइपिक रेशियो हम लोगों को क्या मिला था? 3:1, और जेनोटाइपिक रेशियो जो हम लोगों को मिला था वो 1:2:1 था। बट इसमें F2 जनरेशन के लिए दोनों रेशियो ही फेनोटाइपिक हो या जेनोटाइपिक, मैंने फेनोटाइपिक रेशियो हो और जेनोटाइपिक रेशियो हो, दोनों ही कितना मिलता है? 1:2:1 मिलता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब दूसरा चीज जो है हम लोगों को पढ़ना है, ये थोड़ा लिख लेना कि ये F1 जनरेशन में ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं, और ये जो पॉइंट है फेनोटाइपिक और जेनोटाइपिक दो रेशियो, इसको याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। कलकुरेंस मतलब चारों लाइन लिखा है तो याद कर लेना, और ये बस ऐड ऑन कर लेना कि F1 जनरेशन में ऐसा दिखाता है। कौन सा कलर का फ्लावर? ये पिंक। होना क्या चाहिए था? रेड। रेड नहीं दिखाता, पिंक दिखाता है, ठीक। दूसरा पॉइंट जो आता है वो है को डोमिनेंस का, ठीक है।
Alleles are able to express themselves independently in F1 generation. ओके, हम लोगों ने क्या देखा था, एलील दो तरह का होता है, एक है डोमिनेंट, दूसरा है रिसेसिव. ओके, अब डोमिनेंट एलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, रिसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इन प्रेजेंस ऑफ द डोमिनेंट एलील. बट कोडोमिनेंस में क्या है, को मतलब दोनों ही कर पाएगा, मतलब डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, डोमिनेंट भी कर पाएगा, रिसेसिव भी कर पाएगा. एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैं डिटेल में बता देता हूँ, ये समझने में आसानी होगा. क्या है कोडोमिनेंस, जो चीज है वो ह्यूमन एबियो ब्लड ग्रुप में दिखता है, ठीक है ना. अब देखो, हम लोग को सबको पता है ब्लड ग्रुप जो है वो चार कैटेगरी का आता है, ए बी आर ओ. ये चार ह्यूमन ब्लड का ग्रुपिंग है अकॉर्डिंग टू एबीओ कैटेगरी. तो इसमें तीन तरह का एलील रहता है, आई ए, आई बी और एक दूसरा रहता है स्मॉल आई. तीन तरह का एलील रहता है जो ये ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग कौन सा ग्रुप होगा ये डिटरमाइन करता है. इसमें आई ए आई बी जो है वो डोमिनेंट है, स्मॉल आई जो है रिसेसिव है. डोमिनेंट है मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, रिसेसिव मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, है ना. अब देखो ये ब्लड ग्रुप कौन से कॉम्बिनेशन से बनता है, वो हम लोग थोड़ा चेक कर लेते हैं. ए ब्लड ग्रुप जो है वो कैसे बन सकता है, एक सेकेंड. ए ब्लड ग्रुप जो है तो ये कॉम्बिनेशन से ये बन सकता है. एक तो रिसेसिव है, रिसेसिव डोमिनेंट के साथ रहेगा तो रिसेसिव अपना कैरेक्टर तो शो नहीं कर पाएगा, तो दोनों डोमिनेंट हो सकता है, और एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो सकता है. ऐसा कॉम्बिनेशन से ए ब्लड ग्रुप बन सकता है. सिमिलरली बी ब्लड ग्रुप जो है दोनों डोमिनेंट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव बन सकता है. ओ ब्लड ग्रुप दोनों रिसेसिव एलील से बनेगा तो फिर ओ ब्लड ग्रुप है, ठीक है. जैसे कि शॉर्ट हाइट के लिए हम लोग डबल एच को देखे थे, ओके सॉरी डबल एच को देखे थे ऐसा. अब कोडोमिनेंस कौन दिखाता है, कोडोमिनेंस दिखाता है ए बी ब्लड ग्रुप. ये दिखाता है कोडोमिनेंस, क्यों दिखाता है, ए और बी दोनों प्रेजेंट है ना, तो आई ए आई बी ये एक ही कॉम्बिनेशन है जिससे ए बी ब्लड ग्रुप बनता है. अब इसमें देखो समझने वाली बात क्या है, कोडोमिनेंस मतलब दोनों ही डोमिनेंस शो करेगा. ये दोनों डोमिनेंट एलील है, आई ए आई बी दोनों प्रेजेंट है, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए तो ये भी दोनों ए बी ग्रुप आ रहा है ना. इसमें क्या था, बस ए एक्सप्रेस कर पा रहा है, इसमें बस बी एक्सप्रेस कर पा रहा है, ये पे दोनों रेसेस पे कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, तो वो है. ए बी में क्या हो जाता है, ए बी में ए आर बी दोनों ही एक्सप्रेस कर पाता है, इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस और ह्यूमन एबियो ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है ना. अब तीसरा एग्जाम्पल हम लोग को जो देखना है वो है मल्टीपल एलील का. मल्टीपल एलील हम लोगों ने क्या देखा, जीन इज द डिटर्मिनर ऑफ द जेनेटिक कैरेक्टर. जीन में क्या रहता है, एलील रहता है, ठीक है. एक जीन में जनरली कितना एलील रहता है, दो एलील रहता है एक जीन में. अब इसमें देखो क्या होता है, ह्यूमन एबियो ब्लड ग्रुप में एक एलील ये रहा, एक एलील ये रहा, एक एलील ये रहा, कितना हो गया, तीन हो गया, इसलिए मल्टीपल एलील बोला जाता है इसको, दो से ज्यादा है. तो इसका एग्जाम्पल भी ह्यूमन एबियो ब्लड ग्रुपिंग हो गया, ठीक है ना. चलो आई थिंक ये टॉपिक इजी था, इतना कुछ ज्यादा है नहीं, आई थिंक समझ आ गया होगा सबको. ये दो चीज नोट कर लेना इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, ठीक है ना. रेड दिखाना चाहिए F1 जनरेशन में, रेड ना दिखा के पिंक दिखाते हैं. अब आता है दोनों तरह का क्रॉस, एक होता है बैक क्रॉस, दूसरा आता है टेस्ट क्रॉस, ठीक है. दोनों को ही समझते हैं क्या है बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस. अच्छा मैं एक पेज ऐड ऑन कर लेता हूं. हम लोगों ने क्या लिया था हाइट वाले में, कैपिटल एच फॉर मेल, स्मॉल एच फॉर फीमेल. ये था पेरेंटल जनरेशन, है ना. अब जब गैमेट फॉर्मेशन करेगा ये लोग, तब यहां से क्या आएगा, यहां से कैपिटल एच, यहां से आएगा स्मॉल एच. अब F1 जनरेशन में क्या दिखाता है, यहां से F1 जनरेशन में क्या मिलेगा हम लोगों को, प्रोडक्ट ये मिलेगा, है ना.
अब यहां तक तो सेम है। इसके बाद आता है बैक क्रॉस। मैं इसको नीचे लिख देता हूं। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस दो तरह का चीज आता है। F1 जनरेशन का जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके बाद ये कौन सा क्रॉस करेगा ये डिटरमाइन होता है। अब बैक क्रॉस में क्या होता है, ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, दोनों के साथ ही क्रॉस करेगा जब, तब हम इसको बोलेंगे बैक क्रॉस। मतलब फादर के जैसा एलिलिक कंडीशन के साथ अगर ये क्रॉस करता है या फिर मदर के एलिलिक कंडीशन के साथ अगर क्रॉस करता है, मतलब हम लोग अगर इसको लैंग्वेज में बोले तो बैक क्रॉस को हम ऐसे बोल सकते हैं, क्रॉस बिटवीन F1 generation progenies with any of two parents। मतलब ये हम लोगों का F1 प्रोजेनी से मिला, एनी ऑफ द टू पेरेंट, मतलब इसका फादर जो है होमोजाइगस डोमिनेंट है ना, तो मान के चलिए हम इसके साथ क्रॉस करा देते हैं। यहाँ पे दो तरह का क्रॉस हम लोग करेंगे। इसमें से गैमेट्स क्या बनेगा, कैपिटल एच स्मॉल एच, इसमें से कैपिटल एच कैपिटल एच। अब अगर इसका कॉम्बिनेशन हम लोग बनाएंगे इन F1 जनरेशन, तो हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, कैपिटल एच एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है, कैपिटल एच दूसरा, कैपिटल एच स्मॉल एच, ये चार ही तो कॉम्बिनेशन मिलेगा हम लोगों को, है ना। और मैं पहले दो क्रॉस लिख लेता हूं, ठीक है ना, फिर मैं समझाता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर इसके साथ अगर हम, ये क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन, ठीक है, और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन, ठीक है। अब अगर हम इससे गैमेट्स फॉर्मेशन करें, कैपिटल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच, और F1 जनरेशन तक अगर जाए हम लोग, तो फिर क्या मिलेगा कॉम्बिनेशन से, कैपिटल स्मॉल एच कैपिटल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच स्मॉल एच, ये चार कॉम्बिनेशन मिलेगा, है ना। तो अगर हम ये दो क्रॉस का आउटकम को देखें कि क्या क्या प्रोडक्ट हम लोगों को बन रहा है, तो इसमें हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे, इसमें, अच्छा, ये दोनों तो प्योर टॉल हो गया, ये दोनों तो हाइब्रिड टॉल हो गया, ये दोनों हाइब्रिड टॉल हो गया, ये प्योर ड्वार्फ हो गया। तो दोनों को अगर हम नोटिस करें तो एक चीज एविडेंट है यहां से कि इसका जो F1 प्रोजेनिस था, सॉरी मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये F2 होगा, ठीक है, क्योंकि F1 तो हम लोग पहले ही कर रखे हैं ना यहाँ पे। तो इसमें क्या दिख रहा है हम लोगों को, अगर F1 जो जनरेशन जो प्रोडक्ट मिला है उसके साथ अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस कराएंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट यहाँ पे कौन था, फादर था, है ना, और होमोजाइगस रिसेसिव कौन था, मदर था। तो होमोजाइगस डोमिनेंट का अगर क्रॉस कराएंगे तो हम लोगों को F2 जनरेशन में जो दिखने को मिलेगा 50%, चार है उसमें से दो, 50% प्योर टॉल और 50% हाइब्रिड टॉल। और इसमें अगर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हम लोग क्रॉस करेंगे, और कौन था, वो मदर थी, तो इसमें 50% हाइब्रिड टॉल मिलेगा, 50% प्योर डॉफ मिलेगा।
अब एक चीज देखो, तो बैक क्रॉस में क्या है, ये पूरा ही बैक क्रॉस है। मतलब बैक क्रॉस में क्या बोला जाता है, F1 जनरेशन के साथ जो प्रोजेनी मिला है F1 जनरेशन में, उसमें एनी ऑफ द टू पेरेंट के साथ हम लोग क्रॉस करा दे, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ क्रॉस करा दे या फिर होमोजाइगस रिसेसिव के साथ हम लोग क्रॉस करा दे, तो हम लोग इसको बोलेंगे बैक क्रॉस। और बैक क्रॉस का एक स्पेशल केस जो है वो है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस कब होगा, जब F1 प्रोजेनिस को हम लोग ओनली एंड ओनली होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे। मतलब टेस्ट क्रॉस इज नथिंग बट अ बैक क्रॉस इन अ स्पेशल कंडीशन, है ना। बैक क्रॉस में कि हम होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ भी क्रॉस करा सकते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ भी क्रॉस करा सकते हैं। टेस्ट क्रॉस कब होगा, F1 इंडिविजुअल का, जब ओनली एंड ओनली होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस होगा। अब हम लोग यहाँ पे जो चीज, यहाँ पे टेस्ट क्रॉस का एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। ये क्या था कंडीशन, ये था ये क्या था, ये था हाइब्रिड टॉल। ओके, बाहर से देखने को हम लोगों को, इसको अगर हम फेनोटाइपिकली देखें, इसका फेनोटाइप क्या है, फेनोटाइप जनरल बाहर से अगर हम देखें तो ये टॉल ही दिखेगा। अंदर जेनोटाइप में झांकेंगे तो देखेगा ये हाइब्रिड है। टॉल किस कैटेगरी का, हाइब्रिड टॉल है। अब इसके साथ हम अगर होमोजाइगस डोमिनेंट का क्रॉस कराएंगे तो हम लोगों को ऑफस्प्रिंग जो भी मिल रहा है वो टॉल की कैटेगरी का ही मिल रहा है, राइट। तो हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है एक्चुअली कि हाइब्रिड है कि प्योर है, क्योंकि प्योर का अगर हम लोग ऐसे प्योर का अगर हम क्रॉस कराते तो स्मॉल एज की जगह कैपिटल एज आ जाता, तो फिनोटिपिकली इसको भी देखते तो इसको भी सभी प्लांट टॉल ही लगता। अब वो अंदर झांकने पर पता चल रहा है ये हाइब्रिड था। तो क्या है, मैं जो बताना चाह रहा हूं यहाँ पे, ये हाइब्रिड टॉल था। इसके साथ अगर होमोजाइगस डोमिनेंट का हम लोग क्रॉस कराएंगे, राइट, तो हम लोगों को ऑल द प्रोजेनिस जो मिलेगा वो सभी टॉल ही है। अब प्योर या हाइब्रिड जो भी है, फेनोटिपिकली ये सब टॉल है। तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा है ये एक्चुअली में था क्या, ये ऐसा था और ऐसा था। बाहर से अगर हम देखें, क्योंकि हर हर एक प्लांट टॉल है और हम इसके साथ क्रॉस कराए, बट टेस्ट क्रॉस में जब हम लोग देखेंगे, ये तो टॉल ही दिख रहा है बाहर से हम लोगों को, बट इसके साथ होमोजाइगस रिसेसिव का जब कराएंगे तो ये डॉफ ही तो दिखेगा, ये तो टॉल नहीं दिखेगा ना, कि दोनों रिसेसिव कैरेक्टर है। तो इसमें आउटकम में हम लोगों को देख रहा है टॉल तो है, बट इसके साथ 50% प्लान जो है डॉफ भी है ना। तो मतलब टॉल और डॉफ आधा आधा बना है, 50-50 के रेशियो में, मतलब 1:1 रेशियो में बना है। तो टेस्ट क्रॉस का जो यूज है वो F1 प्रोजेनिस जो है उसका जीनोटाइप कैसा है ये देखने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो आप लोगों को बस याद ये रखना है कि बैक क्रॉस जो है वो F1 इंडिविजुअल के साथ कोई भी होमोजाइगस डोमिनेंट या होमोजाइगस रिसेसिव कोई भी पेरेंट का क्रॉस जब कराए तब हम लोग उसको बोलेंगे बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस नथिंग बट अ बैक क्रॉस, बट इन अ स्पेशलाइज कंडीशन। कौन सा कंडीशन, इसमें बस होमोजाइगस रिसेसिव वाला यूज होगा। टेस्ट क्रॉस का यूज क्या है, F1 इंडिविजुअल जो ये मिला था हम लोगों को, उसका जेनेटिक्स देखने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसका जेनेटिक्स चेक करने के लिए मैं थोड़ा और एक बार बता दूं क्या ये चीज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था देखो, ये था हाइब्रिड टॉल, ठीक है ना। हाइब्रिड टॉल वाला प्रोडक्ट में हम लोगों को फिनोटिपिकली हम जब बाहर से देख रहे हैं, अंदर जाके नहीं रहे, तो इसमें सभी टॉल मिल रहा है। प्योर और हाइब्रिड टॉल मिला के जो भी मिल रहा है हमको दिख रहा है कि बस लंबा प्लांट, टॉल प्लांट दिखा है, ठीक है। और अगर हम ऐसे कंडीशन में भी कर देते इसका क्रॉस, तो भी देखो इसमें जो कॉम्बिनेशन बनता चारों के चारों ऐसा ही बनता, ये भी टॉल है। तो मतलब टेस्ट बैक क्रॉस अगर हम होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन के साथ कराएंगे तो हमको समझ आ नहीं रहा है एक्चुअली, हर एक प्लांट ऑल ही दिख रहा है। बट इसमें क्या है, ये हाइब्रिड है, मतलब कुछ प्लांट का स्मॉल एच जो रिसेसिव कैरेक्टर है उसके बेसिस पे भी कुछ प्लांट हम लोगों को बनना चाहिए था, तो वो हम लोग को मिला टेस्ट क्रॉस से। टेस्ट क्रॉस से क्या हुआ, हाइब्रिड टॉल के साथ साथ हम लोगों को हाइब्रिड टॉल के साथ साथ हम लोगों को प्योर ड्रॉप प्लांट भी मिला है। इसलिए टेस्ट क्रॉस जो है वो किसी भी प्लांट का और किसी भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक्स डिटरमाइन करने के लिए भी हेल्प होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, बैक क्रॉस जो है टेस्ट क्रॉस क्या है, F1 इंडिविजुअल के साथ एनी ऑफ द टू पेरेंट, जो पेरेंट जो दोनों में से होमोजाइगस डोमिनेंट हो होमोजाइगस रिसेसिव हो। ये भी मैं थोड़ा मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, होमोजाइगस
डोमिनेंट और रिसेसिव पेरेंट किसी का भी क्रॉस करो तो हम लोग उसको बोलेंगे बैक क्रॉस है। और F1 इंडिविजुअल के साथ अगर हम लोग होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट ओनली इसका करेंगे क्रॉसिंग तब इसको हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज यूज टू फाइंड द जेनोटाइप ऑफ F1 इंडिविजुअल, जो कि हम लोगों को यहाँ पे दिखा था, है ना। बैक क्रॉस में हम लोगों को मिल नहीं रहा था, हर एक प्लांट टॉल ही मिल रहा था, बट टेस्ट क्रॉस जब कराया तब हम लोगों को दिखा कि टॉल भी है साथ में डॉप भी है, मतलब ये हाइब्रिड किस्म का प्लांट भी ना था हम लोगों को F1 प्रोजेनी में। अगर F1 प्रोजेनी में हमको ऐसा मिलता तब जाके, तब तो देखो F1 प्रोजेनी में हम लोगों को अगर ऐसा प्लांट मिलता ना, तब इसके साथ क्या होता है, इसके साथ ये कॉम्बिनेशन बनता, चारों के चारों ऐसे बनते, तो मतलब ये टॉल ही दिखाता। तो हम लोगों को इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि F1 इंडिविजुअल जो मिला था वो उसमें हाइब्रिड टाइप का टॉल था, वो प्योर टाइप का टॉल था नहीं। तो यही समझने के लिए हम लोग टेस्ट क्रॉस को यूज करते हैं, ठीक है ना।